तो इसका मतलब हो गया कि हम 2.0 के फिटमेंट फैक्टर पर तो पहले से ही है। अगर सरकार हमको 2.0 का फिटमेंट फैक्टर देती है तो इससे कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, क्योंकि लोग वहीं पर चल रहे हैं। सरकार ये बोलती है कि सेम सेम प्रोफेशन में सेम वर्क पर सेम पे स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि कोई हॉस्पिटल तो उसे सरकारी नौकरी के बराबर पे दे रहा है और कोई हॉस्पिटल उसको 20,000 दे रहा है, और कोई तो ये भी है कि उसे 8,000। जो पे कमीशन का गठन है आजादी के पहले से चल रहा है, ये कोई नया नहीं है। हर 10 साल पे कमीशन बिठाया जाता है, तो उसका जो पे स्ट्रक्चर का जो मतलब जो पैटर्न है उसको रिवाइज किया जाता है। तो ये तो डेफिनेटली है कि पे कमीशन के गठन का ऐलान हुआ है, बहुत जल्द कमीशन गठित होगा, फॉर्मली गठित होगा। और आज का जो डिजिटल युग है, जिसको हम लोग कहते हैं डिजिटल एरा, तो इस समय पहले लगता था 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, तो वो टाइम अब उतना नहीं लगेगा, क्योंकि हर आदमी कहते हैं ना कि कनेक्टेड है एक दूसरे से, डिजिटलाइज्ड कनेक्टेड है। तो जो प्रॉब्लम्स है, एनोमलीज है, या जो लोगों की डिमांड है, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो डिपार्टमेंट्स हो, जिसकी भी जो डिमांड्स हैं उनको मंगाने का बड़ा सुगम तरीका है। आज ऑनलाइन से एक मेल करिए, वो चीजें पहुंच जाती हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोग जुड़ जाते हैं, अपनी समस्याओं को रख पाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डिले होगा। मुझे लगता है कि जनवरी खत्म होने से पहले पहले पे कमीशन का स्ट्रक्चर लोगों के सामने आ जाएगा, और बजट में पे कमीशन पर कितना पैसा खर्च कर रही है सरकार उसका एलोकेशन हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा। और मुझे लग रहा है 8 महीने, हद से हद 8 महीने कमेटी को मिलेंगे, कमीशन को मिलेंगे काम करने के लिए, और 8 महीने में वो अपनी रिपोर्ट बना करके सरकार को दे देंगे, जो भी उनकी रिकमेंडेशंस होंगी। सरकार के ऊपर है कि फिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कितना लगाती है उसको लागू करने में। हमारे जितने भी साथी रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रिपब्लिक डे ऑफर टेक्स्ट बुक लेकर के आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक ने 25 और 26 जनवरी को बहुत ही बड़ा ऑफर लेकर के आया है, जो मात्र 351 रुपया में 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप टेक्स्ट बुक पर जाकर के अपनी तैयारी को आंक सकते हैं, और वहाँ पर जाकर के टेस्ट लगा सकते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे क्लास मटेरियल भी है, वहाँ जाकर के आप कोर्स भी खरीद सकते हैं। डाउनलोड कीजिए टेक्स्ट बुक ऐप। जब पे कमीशन फॉर्मली गठित हो जाएगा तो पे कमीशन क्या करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग पे लेवल के कर्मचारी होते हैं, मतलब जिन्हें आप आसान शब्दों में कह सकते हैं कि अलग अलग पद के कर्मचारी होते हैं। किसी का पे लेवल 1800 होगा, तो किसी का 2800 होगा, किसी का 5400 होगा, किसी का 4600 होगा। तो हर कैडर की अपनी अपनी समस्याएं होती है। उनके भारत सरकार कमीशन के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन लेती है, उनकी समस्याओं को सुनती है, और सुनने के बाद उसको कमीशन की रिपोर्ट में समाधान के तौर पर उसको रखती है कि अगर ये कर दिया जाए तो ये जस्टिफाइड तरीके से समाधान हो जाएगा। ऐसा करने में टाइम तो लगेगा। अब भारत सरकार के पास तकरीबन तकरीबन 72 डिपार्टमेंट है, समझिएगा मैडम। और 72 डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह के कर्मचारी हैं, मतलब ग्रुप 4 से लेकर के क्लास 1 तक के कर्मचारी हैं। तकरीबन तकरीबन टोटल 18 लेवल के कर्मचारी हैं। हर लेवल के कर्मचारी के साथ न्याय करना, उनकी समस्या को देखना, उसका समाधान करना, ये एक चैलेंज होता है। फिर महंगाई के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से डियरनेस अलाउंस को फिट करना, शहर के हिसाब से जिस जगह आदमी नौकरी करेगा उसके हिसाब से एचआरए, जिसे आप मकान का किराया भत्ता कहते हैं, उसको देना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को तय करना, ये एक चैलेंज रहता है। इसमें उनको टाइम लगता है, और उम्मीद है कि इतना टाइम भी नहीं लगेगा। हम बहुत आशान्वित हैं कि 1 जनवरी 2026 से लोगों को बढ़ा हुआ सैलरी ही मिलना शुरू होगा। अगर बहुत लेट भी हुआ तो 3 से 4 महीने, मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि जो पहली छमाही होगी 2026 की, जून तक की, 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक का, इसके बीच में पे कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाएगी और लोगों को सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। तो इसको मैं बहुत डिले के रूप में देख नहीं रहा हूं। ऐसे समझिए कि भारत सरकार का ये मानना है कि 4 लोगों का एक परिवार होता है, मतलब स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ प्लस 2 बच्चे। वो एक आदमी पर 2700 कैलोरी पर डे का खर्चा मानती है। हर आदमी पर फूडिंग से लेकर के इंटरटेनमेंट, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, और जो मतलब जो है शहर के हिसाब से कास्ट ऑफ लिविंग जो आती है। आप दिल्ली में रहते हैं तो खर्चा अलग होगा,
और उत्तर प्रदेश बिहार के किसी गांव में जाकर के रहेंगे तो खर्चा अलग होगा, जरूरतें अलग हो जाएंगी। तो इन चीजों को लेकर के मिनिमम बेसिक पे बनाया जाता है, जिसे आप लेवल पे कहते हैं 1। अब अभी जो सिनेरियो है, अभी जो करंट का जो सिनेरियो है, लेवल 1 का जो बेसिक पे है वो 18,000 रुपए है। अब इसको ऐसे समझिए, अगर कोई आदमी 18,000 रुपए पर आज भर्ती होता है लेवल 1 पर, तो उसको तकरीबन तकरीबन 34,000 रुपए ग्रॉस सैलरी मिलती है। इसमें 53% डीए है, महंगाई भत्ता, 30% दिल्ली का एचआरए है अगर वो दिल्ली में नौकरी करता है, और लगभग लगभग 6 से 7% टीए है, जिसे हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि 1.9 का फैक्टर ऑलरेडी है। तो ये तो भूल जाइए कि अगले पे कमीशन में 1.9 से फिटमेंट कम हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी 1 साल बाकी है, 1 साल बाकी है, इसका मतलब 2 बार डीए बढ़ना बाकी है। अगर हम मिनिमम डीए मानते हैं 3%, तो 6% डीए बढ़ेगा, और एक इंक्रीमेंट जो कि 1 जनवरी 2026 को मिलेगा। 3% का इंक्रीमेंट होता है, 3.5% का तकरीबन तकरीबन। इसका मतलब ये हो गया कि 10% सैलरी अभी बढ़नी बाकी है। 1.9 पे हम ऑलरेडी चल रहे हैं, 10% अभी सैलरी यानी 0.1 बढ़ना बाकी है। तो इसका मतलब हो गया कि हम 2.0 के फिटमेंट फैक्टर पर तो पहले से ही है। अगर सरकार हमको 2.0 का फिटमेंट फैक्टर देती है तो इससे कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, क्योंकि लोग वहीं पर चल रहे हैं। अब पे लेवल 1 से लेकर के पे लेवल 5, यहां तक सैलरी बहुत कम है। आप सोचिए, जिस आदमी को दिल्ली में 34,000 रुपए मिल रहे हैं पहले पे लेवल पर, वो आदमी अगर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में किसी गांव में नौकरी कर रहा होगा, तो उसको महज 24-25 हजार रुपए सैलरी का मिल रहा होगा। अब आज देखिए कि कम से कम भी खर्चा पर डे का, चाहे वो छोटा शहर भी हो, 1,000 रुपए का पर डे का खर्चा है। बचत कहीं कुछ नहीं है, इंटरटेनमेंट पर कोई खर्चा नहीं है। ये तब मैं बता रहा हूं जब केवल फूडिंग, लॉजिंग और क्लोथिंग की बात करते हैं। अभी इसमें इंटरटेनमेंट शामिल नहीं है, इंटरनेट शामिल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन शामिल नहीं है, और जो हम HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके माध्यम से एक लग्जरियस लाइफ जीने का सबका हक है। अगर अगर आज का युग जो है, अगर 4 व्हीलर से चल रहा है, तो उसके मुकाबले एक छोटी सैलरी वाले को छोटी गाड़ी कम से कम वो एफोर्ड कर सके अपने परिवार के लिए, तो बचत करेगा तभी एफोर्ड कर पाएगा। तो वो उसमें कहीं शामिल नहीं है। अगर हम उसको शामिल करते हैं तो एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 2.30 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर तो सरकार को लाना पड़ेगा, ताकि छोटी सैलरी वाले लोगों को एटलीस्ट 30% का ग्रॉस पे बेनिफिट हो सके। अगर ये नहीं होगा तो फिटमेंट फैक्टर का कोई मतलब नहीं। तो हम इसको ये मान के चलते हैं, सरकार कितना भी कम लाए, एटलीस्ट 2.3 के आसपास फिटमेंट फैक्टर लाएगी। फिटमेंट फैक्टर में क्या है कि जो बेसिक सैलरी है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डीए उस समय चूंकि 0 हो जाएगा। टीए बढ़ा सकती है सरकार, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तो हमेशा बढ़ता ही है, वो कम हो ही नहीं सकता। डीए को वैसे ही 0 कर देगी। एचआरए को भी हो सकता है सरकार कम या ज्यादा कुछ कर सकती है, मैनेज कर सकती है। जब बोलेगी कि बेसिक सैलरी बढ़ गई है, अगर आप मतलब ऐसा सपना देखने लग जाए जिसके पीछे कोई तार्किक चीज नजर ना आए, तो वो सपना भी देखना ठीक नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि एटलीस्ट 2.3 का मिनिमम फिटमेंट फैक्टर तो आएगा ही आएगा। जब भी सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए पे कमीशन लाती है, उसकी डिमांड प्राइवेट में भी, ऑटोनोमस सेक्टर्स में भी, और भारत सरकार के जो पीएसयू हैं, जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहते हैं, उनके लिए भी पे कमीशन या सेटलमेंट प्लान की डिमांड होती है। बैंकिंग सेक्टर में भी वही होता है। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को बेनिफिट पहुंचाती है पे कमीशन दे करके, उसके साथ साथ सारी चीजें जुड़ी है। आप सोचिए, महंगाई केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए नहीं बढ़ती है, महंगाई तो पूरे भारत में एक जैसी बढ़ती है। वो चाहे दिल्ली में चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, उसके लिए भी कमरे का किराया उतना ही है, उसके लिए भी उस डबल रोटी का मतलब जो है चार्ज उतना ही है। अगर होटल में जाकर के खाना खाएगा तो उसके लिए और हमारे लिए कुछ अलग अलग चार्जेस नहीं होते। तो होता क्या है, जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन एंड अकॉर्डिंग टू डियरनेस अलाउंस इस तरीके से होता है। तो उसी हिसाब से जब सरकार उस पर वर्क करती है, तो प्राइवेट संस्थानों को भी उसी के आधार पर काम करना पड़ता है। जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जिनको हम मल्टीनेशनल कहते हैं, सभी में ऑलमोस्ट एक पे स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं कि बिना पे स्ट्रक्चर के कोई किसी को भर्ती कर रहा है। हाँ, वहां पर क्या है कि प्रमोशन परफॉर्मेंस बेसिस पर है। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में उतना परफॉर्मेंस बेसिस पर प्रमोशन नहीं अभी तक कर पाए हैं, वो एक अलग मसला है, यहां पर मैं एग्री हूं। लेकिन सैलरी को रिवाइज करने का तरीका भारत सरकार का सेंट्रल पे कमीशन ही होता है।
वो चाहे फिर प्राइवेट के संस्थान हो